हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे तापमान के बारे में। क्या आपको पता है कि तापमान क्या है, तापमान का मानक क्या होता है तथा मौसम को किस तरह से प्रभावित करता है। प्राकृतिक पर्यावरण में तापमान की क्या जगह है तथा सौर ऊर्जा तथा विकिरण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा किस तरीके से तापमान को संतुलित और किस तरह से उसे संभालती हैं। तापमान के कारक में क्या क्या जरूरी है। तापमान वायुदाब पे क्या प्रभाव डालता है। क्या आप जानते हैं कोहरा वर्षण किस वजह से होता है। आर्द्रता का प्रभाव तापमान पे क्या पड़ता है। आर्द्रता के साथ साथ वायुमंडलीय परिसंचलन तापमान को कैसे प्रभावित करता है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के तापमान को देखते हैं, उसी तरह हम वर्ल्ड के तापमान को भी देखेंगे। यह भौतिक भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको सामने देता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं तापमान के इन्हीं सवालों को। तापमान के वितरण को समझते हैं। अस्थानिक वितरण होता है तथा कालिक वितरण होता है। अस्थानीय वितरण में तापमान को क्षैतिज वितरण में भी बांटा गया है और ऊर्ध्वाधर वितरण में भी नापा गया है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना। तथा अस्थानीय वितरण में मंडलीय वितरण होता है तथा देशांतरी वितरण में प्रादेशिक वितरण। इसी प्रकार अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं तथा कालिक वितरण को प्रदर्शित करती हैं। तापमान के वितरण को निर्धारित करने वाले कारक हैं प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा तथा तापन कोण, जो कि तापमान से इसका क्या संबंध है उसे समझेंगे। पृथ्वी की सतह और सौर किरणों के मध्य निर्मित कोण को तापन कोण कहते हैं। सौर किरणों के तिरछेपन में तापन कोण कम होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा सौर किरणों का तिरछापन होता है। इसी प्रकार हम आगे समझेंगे तापन कोण किस तरीके से प्रदर्शित होता है। इसके अक्षांशीय स्थिति क्या होती है। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण को समझेंगे। पृथ्वी की घूर्णन को समझेंगे। अब आपको हम बताते हैं इसके प्रभाव को। तापमान में मासिक परिवर्तन ही ऋतु परिवर्तन का कारण होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण तापमान के मासिक परिवर्तन का कारण बनता है। किसी भी स्थान के तापमान को निर्धारित करने वाले कारकों में प्रति इकाई क्षेत्र से प्राप्त होने वाले और ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य निर्मित तापमान कोण कमी आने के साथ वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा सौर विकिरण और गैसों के द्वारा सौर विकिरण के अवशोषण और परावर्तन में वृद्धि होती है, जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले और ऊर्जा की मात्रा में कमी के साथ तापमान में भी कमी आती है। यही कारण है कि जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, वहाँ का औसत तापमान सबसे अधिक होता है। तापन कोण को निर्धारित करने वाले कारकों में अक्षांशीय स्थिति को सर्वाधिक प्रभाव होता है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण विषुवत रेखा में ध्रुव की ओर जाने पर सौर किरणों के तिरछेपन में वृद्धि के साथ प्रति इकाई प्राप्त होने वालों और ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है, जिसमें औसत तापमान में भी कमी आती है। इसी प्रकार पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर तापन कोण एक समान नहीं रहते हैं, जो तापमान में मासिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। विषुवत रेखा पर ग्रीष्म आयन के समय, कर्क रेखा पर शीत आयन के समय, मकर रेखा पर सौर किरणों के लंबवत होने के कारण अन्य समय की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। पृथ्वी के सबसे झुकाव परिक्रमण के कारण ही सूर्य के लंबवत किरणों के साथ तापीय विषुवत रेखा का ग्रीष्म आयन के समय विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होता है। वही शीत अयनांत के समय तापीय विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर दक्षिणायन होता है। आपको बता दो, पृथ्वी का घूर्णन दिन के समय आयतन कोण तापमान पर निर्धारित करता है। सूर्य की ऊंचाई सौर किरणों की कम दूरी तय करने पर आती है। इसी तरह सौर किरणों के तिरछापन का भी कारण तापायन होता है। अब आपको हम समझाएंगे पृथ्वी की घूर्णन के कारण किसी भी स्थान पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तापन कोण एक समान नहीं रहते हैं।
जो तापमान में दैनिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक है। दोपहर के समय सूर्य की किरणों के लंबवत होने के कारण अन्य समय की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है, जिससे दोपहर के कुछ समय के बाद का तापमान सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार आपको वास्तविक तापमान तापीय विसंगति का एक कारक है। अक्षांशीय तापमान से अधिक होता है तो धनात्मक तापीय विसंगति होती है। उसके होने पर समताप रेखाएं ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। जब अक्षांशीय तापमान से कम हो तो ऋणात्मक विसंगतियां होती हैं। तापमान रेखाएं विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार यदि तापमान कोड तापमान को निर्धारित करने वाला एक मात्र कारक होता तो तापमान समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समांतर होती, जबकि समान अक्षांशीय प्रदेश में जल और थल के सतह के विभिन्न ऊष्मन के कारण तापीय विसंगतियों के प्रभाव से तापमान रेखाएं विषुवत रेखा या ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। जल की सतह की विशिष्ट ऊष्मा, तापीय चालकता और पारदर्शिता स्थल की सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण ही न केवल ऊष्मन बल्कि शीतलन की दर भी कम होता है। इसीलिए समान अक्षांशीय प्रदेश में समुद्र के वार्षिक तापमांतर नगण्य होता है। वही ग्रीष्म ऋतु के समय वाष्पीकरण के प्रभावशाली होने के कारण जल की सतह से वायुमंडल की ऊष्मा के निष्कासन का दर अलग होता है, जिससे जल की सतह का तापमान स्थल खंडों की अपेक्षा कम होता है। जबकि शीत ऋतु के समय वाष्पीकरण का दर नगण्य होने के कारण ऊष्मा के निकासन का दर भी कम होता जाता है, जिससे जल की सतह का तापमान स्थल खंडों की अपेक्षा अधिक रहता है। इसी प्रकार समान अक्षांशीय प्रदेश में स्थलाकृति विषमता के कारण भी तापमान में स्थानीय विभिन्नता देखने को मिलती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में वायुमंडल के विरल होने के कारण वायु के द्वारा पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण का अवशोषण कम होने से वायु का औसत तापमान भी कम हो जाता है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण कोल्ड स्टोन की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं वायुमंडल के विरल होने के कारण सतह को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की तीव्रता अधिक होने से सनस्ट्रोक से लोग प्रभावित होते हैं। अब समझते हैं तापमान अक्षांशीय स्थिति क्या है। ग्रीष्म ऋतु के समय 0 डिग्री, शीत ऋतु के समय 90 डिग्री नॉर्थ से साउथ जिसमें रात की अवधि होती है तथा 0 डिग्री ग्रीष्म दिन की अवधि होती है। इसी तरह तट से दूरी तापमान को कैसे प्रभावित करती है। इसी तरह समुद्र तल से ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है। एल्बिडो को समझेंगे, दिन की अवधि को समझेंगे। यदि सौर वृत्त और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा एक होती तो सभी अक्षांशों पर वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। लेकिन पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म ऋतु के समय दिन की अवधि में वृद्धि होती है, वहीं शीत ऋतु के समय रात की अवधि में वृद्धि होती है। विषुवत रेखा पर जहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, वहीं पोल पर ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु के समय 24 घंटे का दिन और शीत ऋतु के समय 24 घंटे की रात होती है। क्या आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण क्या प्रभाव डालती है। अक्षांश के तापमान कोण में परिवर्तन आता है। वर्ष भर दिन या रात की अवधि एक समान नहीं होती है। इसी प्रकार आप क्या जानते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय 24 घंटे का दिन होने के बावजूद औसत तापमान सबसे कम क्यों होता है। क्योंकि वहाँ की अक्षांशीय स्थिति तापमान कोण कम होता है तथा हिमाच्छादित सतह का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। इसी तरह आपने कभी ये विचार सोचा, विषुवरेखीय क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान सबसे अधिक क्यों होता है। क्योंकि अक्षांशीय स्थिति वर्ष भर अधिक होती है तथा 24 घंटे का दिन वर्ष भर होता है। इसी प्रकार जब हम सोचते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के समय विषुवत रेखा की अपेक्षा मकर रेखा का तापमान अधिक क्यों होता है कर्क रेखा की अपेक्षा। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण सूर्य की किरणों लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से दिन की अवधि अधिक होती है तथा विषुवत रेखा की तुलना में कम होती है। तापीय परिवर्तन को समझेंगे। डायोबैटिक प्रक्रिया होती है तथा एडिडायोबैटिक प्रक्रिया होती है जो तापमान को प्रभावित करती है। ऊष्मा का निष्कासन जब होता है तब तापमान अधिक होता है। उसी तरह जब तापमान कम होता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है।
जिसे ऊष्मा का हस्तांतरण कहते हैं। इसे डायवर्टिक तापीय परिवर्तन के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार शांत वायुमंडल में डायवर्टिक प्रक्रिया के द्वारा तापमान में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, वैसे ही तापमान वायु के आरोहण तथा अवरोहण के द्वारा एडियाबैटिक प्रक्रिया के द्वारा तापमान में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तथा ये आगे चल के हमारे काम भी आएंगी। सौर विकिरण वायुमंडल में गैसों की जब सघनता कम होती है तो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण होता है। वायु के द्वारा अवशोषण कम होता है तो वायु के तापमान में भी कमी आती है। वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? जल की सतह से ऊष्मा का हस्तांतरण ही जल की सतह के तापमान को कम करता है। वार्षिक तापांतर विशिष्ट ऊष्मा के समानुपाती होता है। इसी तरह तापीय चालकता ऊष्मा के हस्तांतरण को कम करता है, सतह की पारदर्शिता को बढ़ाता है और सौर ऊर्जा की अवशोषण क्षमता को कम करता है। तापीय विसंगतियाँ, जिसमें विशिष्ट ऊष्मा, तापीय चालकता, पारदर्शिता, वाष्पीकरण सम्मिलित होता है। अभी आपको पता था तापीय विसंगति वास्तविक तापमान अक्षांशीय तापमान से अंतर का संबंध प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा से संबंधित है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय कटिबंध एवं भूमंडलीय कवनें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। आइए हम समझते हैं इसी में अगला टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब में क्या क्या आता है तथा प्रति इकाई में लगने वाला दाब क्या होता है? जल वाष्प दाब क्या होता है, इसे समझेंगे। जिसमें वायुमंडलीय दाब में N2O2 AR CO2 H2O सम्मिलित होता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं वायु दाब किसके बराबर होता है। वायु दाब वायुमंडलीय परत की मोटाई अपॉन जल वाष्प की मात्रा, जो कि नगण्य होता है, उसके बराबर होता है। जल वाष्प दाब प्रोपोर्शनल होता है वायुमंडलीय आर्द्रता के। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को वायु दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूँकि वायु दाब का वायु की सघनता से सीधा संबंध होता है, इसलिए समुद्र की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ गैसों की सघनता में कमी आने के साथ साथ वायु दाब में भी कमी आती है। यही कारण है कि समस्त वायुमंडलीय परतों के द्वारा समुद्र की सतह पर लगने वाला बल सर्वाधिक होता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले दाब को जल वाष्प दाब कहते हैं। जल वाष्प दाब का वायुमंडलीय आर्द्रता से सीधा संबंध होता है। चूँकि वायुमंडल में उपस्थित अन्य स्थानीय गैसों की अपेक्षा जल वाष्प हल्की गैस होती है, इसीलिए समान तल पर जल वाष्प की मात्रा अधिक होने पर वायु दाब कम हो जाता है। यही कारण है कि समतल भूमि पर आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु द्वारा लगने वाला दाब अधिक होता है। वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं? जैसे कि ऊंचाई हो गई। क्षैतिज तल पर वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारक जैसे तापमान, पृथ्वी की घूर्णन, जल वाष्प की मात्रा, जो कि नगण्य होता है। शांत वायु दाब डायवर्टिक तापीय परिवर्तन के कारण होता है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन, जो कि वायु का आरोहण होता है तो वायु का प्रसंचरण होता है, जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है। एडियाबैटिक शीतलन कम हो जाता है। वायु का आरोहण होता है तो वायु का संकुचन हो जाता है, जिसमें ताप बढ़ता है। लेकिन एडियाबैटिक उष्णन कम हो जाता है और तापमान फिर अधिक हो जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करने वाले कारकों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। शांत वायुमंडलीय दाब में डायवर्टिक तापीय परिवर्तन के समय वायु दाब का तापमान से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तापमान में वृद्धि होने पर जब वायु गर्म होती है तब वायु के आयतन में वृद्धि के साथ दाब में कमी आती है। वहीं जल वायु ठंडी होती है तो संकुचन के कारण वायु दाब में वृद्धि होती है। वायु के अवरोहण तथा आरोहण के समय वायु दाब में परिवर्तन तापमान के कारण नहीं होता। वायु के आरोहण के समय वायु में प्रसंकरण के कारण
तापमान और वायु दाब में कमी आती है। इसी प्रकार जब वायु का आरोहण होता है तब संकुचन के कारण सम वायु दाब और तापमान में वृद्धि होती है। यदि तापमान वायु दाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक या नियंत्रण होता तो ऐसी स्थिति में विषुवत रेखीय क्षेत्र में ध्रुवों की ओर जाने पर औसत तापमान में कमी के साथ वायु दाब में वृद्धि होती है, जिससे अतिरिक्त तापमान वाले विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब कटिबंध और न्यूनतम तापमान वाले ध्रुवीय प्रदेश में उच्च वायु दाब का विकास होता है। ठीक है, दाब कटिबंध का विकास होता है, जबकि वास्तव में पृथ्वी की सतह पर आर्द्रता वायु दाब पट्टियों का विकास होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तापमान के अतिरिक्त अन्य कारक भी वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारक बन जाते हैं। तापमान को अधिक तापमान संवहन तरंग वायु का आरोहण। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अत्यधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होने पर वायु दाब में कमी आती है, जबकि ध्रुवीय प्रदेश में अत्यंत कम तापमान होने पर ठंडी वायु का आरोहण होने पर उच्च वायु दाब का विकास होता है। क्षोभमंडल के ऊपर की परतों में विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर चलने वाली वायु का पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के कारण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आरोहण होता है, जिससे वायु दाब में वृद्धि के कारण उच्च वायु दाब कटिबंध का विकास होता है। उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु दाब से चलने वाली गर्म वायु का ध्रुवीय प्रदेश से चलने वाली ठंडी वायु का मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में अभिसरण के बाद गर्म वायु का आरोहण होने के कारण निम्न वायु दाब का विकास होता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब की पेटियों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब यंत्रीय जनित दाब कटिबंध है, जबकि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब तापीय जनित दाब कटिबंध के कारण है। तापमान वायु के अंतर संबंधों को स्पष्ट करेंगे, जिसमें ताप के नियंत्रण दाब कटिबंध, जिसमें ऊंचाई, तापमान और पृथ्वी के घूर्णन तथा जल वाष्प इसके कारण होंगे। दाब कटिबंध की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन कैसे होता है? जब सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो सर्वाधिक तापमान वाले स्थान प्रदर्शित होते हैं, जहाँ पे तापीय विषुवत रेखा कम होती है। उसके बाद विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध कम होता है, जिसकी वजह से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। ग्रीष्म अक्षांश में 75 डिग्री नॉर्थ में लो प्रेशर होता है तथा विषुवत रेखा पे उस टाइम पे हाई प्रेशर होता है। उसी तरीके से 40 डिग्री नॉर्थ पे ग्रीष्म ऋतु में हाई प्रेशर होता है तथा विषुवत पे लो प्रेशर होता है। उसी तरह 15 डिग्री नॉर्थ में लो प्रेशर होता है तथा विषुवत रेखा पे हाई प्रेशर होता है। इसी तरीके से पृथ्वी को अपने अक्ष और झुकाव और परिक्रमण के कारण अब सूर्य की लंबवत किरणों के साथ तापीय विषुवत रेखा का अंतरायन तथा दक्षिणायन उत्पन्न होता है। जब ताप कटिबंध की अपेक्षा स्थिति में भी परिवर्तन होती है। ग्रीष्मायन के समय मार्च से जून के मध्य में तापीय विषुवत रेखा के साथ वायु दाब की पेटियां या दाब कटिबंध का भी उत्तरायण होता है। वहीं शीत आयनायन के समय सितंबर से दिसंबर के मध्य में दाब कटिबंध का दक्षिण की ओर विस्थापन या दक्षिणायन होता है।